हम किराए के मकान में रहते थे। शोहर ऑफिस जाता तो मालिक मकान प्लम्बर को लेकर आ जाता और कहता कि आप पर्दा कर ले, हमें घर में काम करना है। मैं एक कमरे में बंद हो जाती। अब रोज ही ऐसे होने लगा था। मैं बहुत तंग आ चुकी थी। शोहर से गिला करती तो वो कहता मकान मालिक बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझसे किराया भी नहीं लेता, तुम घबराया मत करो। शोहर की बात सुनकर मैं चुप हो जाती। एक रोज शोहर ऑफिस था जब मालिक मकान प्लम्बर को ले आया और 1 घंटे बाद मुझे आवाज देकर कहा कि वॉशरूम में जाकर चेक करें पानी आया कि नहीं। मैं जैसे ही वॉशरूम में गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम तंजीला है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। माँ के बचपन में फोत हो जाने की वजह से मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतेली माँ बहुत अच्छी नहीं थी तो बहुत बुरी भी नहीं थी। वैसे भी हमारे घर में गुर्बत थी। मुझे अपनी सौतेली माँ से नफरत तो नहीं थी, बस ये था कि कभी कभार मुझे डांट देती थी और इजाफी बोझ समझती थी। पर वो इतनी बुरी नहीं थी कि मेरे लिए उस घर में रहना मुहाल हो जाए। इसलिए बस जिंदगी गुजर रही थी। जब मैं शादी की उम्र को पहुंची, सबसे बड़ी होने की वजह से जो पहला रिश्ता आया, बगैर किसी झिझक के मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी। वैसे भी वो कुंवारा लड़का था, छोटी सी कंपनी में चौकीदार था और ज्यादा से ज्यादा की डिमांड उस लड़के की भी नहीं थी और ना ही कोई उसका बहुत बड़ा खानदान था। वो उस दुनिया में अकेला था और यूं एक अनजान लड़के से मेरी शादी हो गई, जिसका आगे पीछे मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं अपने वालिदैन के फैसले पर बहुत खुश थी। मुझे लगता था कि मेरे वालिदैन ने अगर मेरे हक में ये फैसला किया है तो गलत नहीं किया होगा। इसमें कुछ गलत भी नहीं था। मेरे शोहर बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। इतना खुशहाल तो वो भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो कमाता मेरे हाथ पर लाकर रखता था, मैं उसी में बहुत खुश थी। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक मेरे शोहर की नौकरी खत्म हो गई। हमें मजबूरन नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना पड़ा, क्योंकि वहां मेरे शोहर की एक छोटी सी फैक्ट्री में जॉब लग गई। और जब हम वहां गए तो हमें कोई घर नहीं मिल रहा था। हम लोग तो वैसे भी किराए के घर में रहते थे। जल्दी मेरे शोहर के दोस्त के एक जानने वाले ने अपने घर के ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद कमरे में रहने की हमें इजाजत दे दी। हम लोग खुशी खुशी उस कमरे में रहने लगे। कमरा कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर हम 2 लोगों के लिए काफी था। उसके आगे बरामदे में मैंने किचन सेट कर लिया था, साथ छोटा सा बाथरूम भी था। हम लोगों का उस कमरे में बहुत अच्छे से गुजारा हो सकता था। वैसे भी अगर चाहने वाला साथी हो तो इंसान कहीं भी गुजारा कर सकता है। मेरा शोहर मुझसे बहुत प्यार करता था और हर जरूरत का ख्याल रखता था। लेकिन मेरा शोहर क्या काम करता था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं जब भी पूछती तो यही कहता कि वह सफाई सुथराई का काम करता हूँ। लेकिन हमारे घर में पैसे की तंगी रहा करती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मालिक मकान हमसे किराया भी नहीं लेता था। शुरू शुरू में तो वक्त बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि किराए की टेंशन सर पर सवार नहीं थी। ये यकीन तो था कि इस घर से कोई निकालेगा नहीं। बस खाने पीने की फिक्र थी और खाने पीने की अशिया शोहर की तनख्वाह से आ जाया करती थी। मेरे वालिदैन तो अब मुझे कुछ भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही मेरी सौतेली माँ ने कह दिया था कि अब जो कुछ लेकर जा रही हो उसे आखिरी समझना और कभी भी मुश्किल वक्त में यहाँ पर लौट कर मत आना। इसलिए मुझे हर सूरत में यहाँ इस घर में और अपने शोहर की महदूद आमदनी में ही गुजारा करना था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। शादी से पहले मैंने कभी भी मेकअप नहीं किया था। मेरी सौतेली माँ का ये ख्याल था कि लड़कियां बनती संवरती नहीं हैं, इसलिए वो हमें बिल्कुल भी बनने संवरने नहीं देती थी। लेकिन शोहर के घर में बहुत मेकअप ना सही, बस साफ सुथरे कपड़े पहन कर रखती थी। इस वजह से खूबसूरत नजर आती थी। हमारी शादी को तकरीबन 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। हमारी कोई औलाद नहीं थी। हम दोनों ने कभी इस मौजू पर सोचा ही नहीं था। इस नए घर में जब हमें शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया तो थोड़ा आस पड़ोस की खवातीन से मेरी दुआ सलाम हुई। एक दिन मालिक मकान की बीवी के साथ सब्जी लेने के लिए जा रही थी। पहली दफा मेरा मालिक मकान से आमना सामना हुआ। वो बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से उलझन हुई, मगर मैं उसकी बीवी के साथ निकल गई। मैंने उस बात को अपना वहम समझकर सर झटक दिया। लेकिन उसके बाद से जब भी मालिक के मकान के सामने आती
तो वो बड़े ही अंदाज में मेरी तरफ देखता। मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरी चौकीदारी के लिए सारा दिन शोहर मेरे पास नहीं होता था, इसलिए मालिक मकान को लेकर मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन ये बात मैं अपने शोहर को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो पहले ही परेशान था। हमारे वॉशरूम में पानी ठीक से नहीं आता था। मकान मालिक से गिला किया तो वो मेरे शोहर के काम पर जाने के बाद प्लम्बर को लेकर आ गया। मुझे आवाज दी कि मैं कमरे में चली जाऊं। उन्होंने वॉशरूम में काम करना है। मैं पूरी कोशिश करती रहती कि जितना हो सकता है मैं उस मालिक मकान से बच जाऊं। मैं अपने कमरे के अंदर ही रहती, लेकिन अब घर के काम भी तो करने थे। बाहर से सौदा सलफ और सब्जी वगैरह भी लाना पड़ती थी। घर का रास्ता उनके सहन से होकर गुजरता, इसलिए मालिक मकान से आमना सामना हो ही जाता था। 1 घंटे बाद मकान मालिक प्लम्बर को लेकर वापस चला गया, मगर पानी वाला मसला ठीक से हल नहीं हुआ था। अब हर दूसरे दिन मालिक मकान मेरे शोहर के जाते ही प्लम्बर को लेकर आ जाता, और जाते वक्त उसने मुझ पर फिक्रे भी उछालना शुरू कर दिए थे। मुझे लगता था मामला मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती थी मैंने बर्दाश्त किया, जितना उसको नजरअंदाज कर सकती थी मैंने नजरअंदाज किया। अगर वो मुझे कुछ बोलता भी था मैं उसे भाई करके जवाब देती, ताकि उसे शर्म आ जाए। लेकिन लगता था उस इंसान में शर्म बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही 2 माह गुजर गए। मैंने एक दिन अपने शोहर को दबे लफ्जों में कहा कि हमें ये घर बदल लेना चाहिए। उसने मुझसे वजह पूछी तो मैंने कहा घर बहुत छोटा है, हमें अपने मुताबिक घर लेना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि हम 2 लोगों के लिए ये घर काफी है, ज्यादा परेशान मत हुआ करो। मैं उसे क्या बताती कि घर तो 2 लोगों के लिए काफी है, लेकिन यहाँ मुझे अपनी इज्जत का खतरा है। और एक दिन तो हद ही हो गई। मैं सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी। जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, मेरा मालिक मकान घर से बाहर जा रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जबरदस्ती उससे हाथ छुड़वाया। आगे पीछे देखा तो उसकी बीवी सामने नहीं थी। शायद इसलिए उसने इतनी हिम्मत की थी, जिस पर मुझे अपने शोहर को बताना बहुत जरूरी हो गया था। उस शाम को मैंने अपने शोहर से कहा, मालिक मकान की नजरें ठीक नहीं है, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता, इसलिए हम थोड़ा सा खा लेंगे, लेकिन हमें इस घर से जाना ही होगा। मेरे शोहर ने कहा, हम इस घर से नहीं जाएंगे, मैं दूसरे घर का खर्चा नहीं उठा सकता। अगर हम लोग इस घर से गए तो शायद हमें भूखा रहना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि इस शहर में छोटे छोटे घरों के भी बहुत ज्यादा किराए हैं। अगर महीने की तनख्वाह किराए में दे देंगे तो खाएंगे कहाँ से। इसलिए हमें इसी घर में रहना होगा, क्योंकि मालिक के मकान किराया भी नहीं ले रहा और ना ही हमें बिल वगैरह की कोई टेंशन है। इसलिए मैं जो कमाता हूँ वो अपनी जात पर हम लगा सकते हैं। मैंने उसे कहा कि लेकिन यहाँ जो इज्जत का खतरा है, मालिक मकान हर दूसरे दिन प्लम्बर को लेकर आ जाता है, मगर वॉशरूम का मसला अब तक ठीक नहीं हुआ। मेरे शोहर ने कहा कि पानी वाले सारे पाइप खराब हैं, मालिक मकान सारे पाइप नहीं लगवा रहा है, इसलिए प्लम्बर को रोजाना आना पड़ता है। इस पर तुम फिक्रमंद ना हुआ करो। तुम ऐसा करो, ज्यादातर अपने कमरे में रहा करो। मुझे उस वक्त शदीद गुस्सा आया कि मेरा शोहर कैसा है जो मुझे एहतियात करने को कह रहा है, लेकिन इस घर से जाने को तैयार नहीं, ना ही मालिक मकान को कुछ कह रहा है। लेकिन जब मैंने अकेले बैठकर उसकी सारी बातों का तजजिया किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा शोहर ठीक कह रहा है। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम घर के किराए और बिल वगैरह भी दें और महीने का राशन पूरा करें। इस सूरत में हमारे यहाँ रहना हमारे लिए मजबूरी है। ये बात मालिक मकान भी जानता है, इसलिए हमारी मजबूरी से फायदा उठाने का सोच रहा है। लेकिन मैं उसे मजबूरी से फायदा नहीं उठाने दूंगी, मुकम्मल एहतियात किया करूंगी। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मैंने अपने शोहर को पहले ही बता दिया कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो उसे पहले से मालूम होगा। लेकिन दिन ब दिन मालिक मकान की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही थी। अब वो आते जाते अगर मैं सामने नजर आ रही होती तो कोई ना कोई फिक्रा उछाल देता। मुझे उसकी ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरी सुतीली माँ बड़ी सख्त थी, मगर उसने मेरी तरबियत अच्छी की थी, इसलिए मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती थी कि मैं इस तरह के बंदे के साथ जरा भी नरमी बरतूं। लेकिन उसके साथ नरमी बरतना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हम लोग उस घर में रह रहे थे और वो भी बगैर किराया दिए।
वो तो जैसे मुझ पर अपना हक समझने लगा था, बल्कि कभी कभार तो रात में जब मेरा शोहर काम से वापस आता तो वो भी ऊपर आकर बैठ जाता। बज़ाहिर तो मेरे शोहर से बातें कर रहा होता, लेकिन उसकी नजरें मेरे साथ साथ घूम रही होती थी। घर इतना बड़ा नहीं था कि उसकी नजरों से कहीं छुप जाती। शायद मेरे शोहर को भी इस बात का इदराक था, लेकिन उसने कभी अपनी बातों से ये एहसास नहीं होने दिया कि उसे ये बात नागवार लग रही है। इसलिए उसने तकरीबन एक हफ्ता यही रविश अपनाए रखी। मैंने उसका एक आसान हल निकाल लिया। जब वो ऊपर मेरे शोहर के पास आकर बैठता तो मैं नीचे उसकी बीवी के पास चली जाती। जब उसे मालूम हुआ कि मैं उससे बचने के लिए उसकी बीवी के पास चली जाती हूँ तो उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आकर बैठना छोड़ दिया, जिससे मैंने सुख का सांस लिया। लेकिन ये सुख का सांस बहुत कम वक्त के लिए था, क्योंकि एक दिन उसकी बीवी कुछ दिन रहने के लिए मेके गई हुई थी। मेरा शोहर काम पर गया था, इसीलिए आराम से बाहर धूप में बरामदे में मैं बैठी हुई थी। अचानक मालिक के मकान आज फिर प्लम्बर को लेकर आ गया। मुझे आवाज दी कि मैं कमरे में चली जाऊं। मैंने कमरे में आकर अंदर से कुंडी लगा ली। वो जब भी आता मुझे उससे डर लगता रहता। 1 घंटे बाद उसने आवाज दी कि हम जा रहे हैं, आप बाहर आकर वॉशरूम में पानी चेक कर ले। अब पानी वाला मसला हल हो गया है। उसके जाने के 5 मिनट बाद मैं बाहर निकली और जैसे ही वॉशरूम में कदम रखा तो अचानक से मकान मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसको वहां देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं उसकी मन्नत करने लगी कि वो खामोशी से चला जाए। मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की इज्जत हूँ। वो खुद भी तो शादीशुदा है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने शोहर पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा था। सिर्फ इसी वजह से कि वो हमसे घर का किराया नहीं लेता था, लेकिन आज उसने इतने महीनों का किराया सोच समेत मुझसे वसूल कर लिया था। मैं उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन जब उसने मुझे रोते हुए देखा तो मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकालने को काफी थी। मैंने सारी हिम्मत जमा करके उसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन उसने कहा, मुझे बकवास करने की क्या जरूरत है, तुम खुद अपने शोहर से पूछ लेना जब वो आए। उसने इतने एतमाद से दावा किया कि मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। वो अब चला गया, लेकिन मैं खुद को ना महफूज रख पाने के बावजूद भी जिंदा थी। जो कुछ अब वो मुझे कहकर गया था, उसने मेरी रूह पर जख्म लगा दिया था। मुझे उसकी बात पर किसी सूरत यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं सोचने बैठी तो मुझे उसकी बात किसी न किसी हद तक ठीक भी लग रही थी। जैसे जैसे मुझे उसकी बात ठीक लग रही थी, मुझे अपने शोहर से शदीद नफरत हो रही थी। कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है, इस बात पर तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे हर सूरत इस बात की तह तक पहुंचना था। शाम को जब मेरा शोहर घर आया, मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। उसने पूछा कि ये सब क्या है। मैंने उसे बताया, वही जो तुम चाहते थे। तुमने ही माल के मकान को इजाजत दी थी कि वो आकर मेरी इज्जत से खेले, क्योंकि तुम्हें तो औलाद चाहिए थी, तुम खुद औलाद पैदा नहीं कर सकते। ये बात मुझे माल के मकान बताकर गया था। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर का रंग उड़ गया, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उसने इस बात की तरदीद की और ना ही इस बात को कबूल किया, बल्कि मेरी बात सुनकर खामोशी से उठकर नीचे चला गया। मैं उसका इंतजार कर रही थी कि वो वापस आएगा, आकर मुझे सच बताएगा, क्योंकि मेरे दिल के किसी गोशे में ये बात जरूर थी कि मेरा शोहर गलत नहीं हो सकता। मुझे उसके साथ रहते हुए इतना अरसा हो गया था, मैंने उसके किरदार में कोई खोट नहीं देखा था। जो बंदा किसी औरत की तरफ नजर उठाकर भी न देखता हो, वो अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। बहुत देर होने के बाद भी मेरा शोहर नहीं आया तो मैं अपनी हिम्मत जमा करके कमरे से बाहर निकली, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि नीचे जाकर उसके बारे में पता करती, क्योंकि उस बंदे का सामना करने की मुझ में दोबारा हिम्मत नहीं थी। शाम से रात हो गई, लेकिन मेरे शोहर का कुछ पता नहीं चला। सारी रात मेरी आंखों में कटी, पर मेरा शोहर वापस नहीं आया। उसका फोन मुसलसल बंद आ रहा था। सुबह जब मेरे सब्र की इंतहा हो गई तो मैंने माल के मकान के काम पर जाने के बाद घर से कदम निकाला, लेकिन मेरे शोहर का इस मोहल्ले में कोई दोस्त नहीं था। माल के मकान की बीवी घर पर नहीं थी। माल के मकान से मैं कुछ पूछ नहीं सकती थी, इसलिए वापस आ गई, क्योंकि छत के अलावा कोई ठिकाना भी नहीं था। मुझे यहीं बैठकर अपने शोहर का इंतजार करना था।
शोहर को गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। उसका कुछ अता पता नहीं था। उसके बाद ना ही मालके मकान ऊपर आया और ना ही आकर उसने मुझसे कोई बात की। तीसरे दिन मालके मकान की बीवी घर आई। मुझे देखा तो मैं बुखार में तप रही थी। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा शोहर कहाँ है? मैं उसे क्या बताती कि मेरा शोहर कहाँ है, लेकिन मैंने उसे सच बता दिया कि वो 3 दिन पहले गया था मगर अभी तक वापस नहीं आया। वो ये सुनकर हैरान हुई। बोली कि तुम कैसी बीवी हो, 3 दिन से हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, तुम्हें तो अब तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए थी। मैं उसे क्या बताती कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं जिसके साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती। उस वक्त वो मुझे साथ लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। यकीनन उसने अपने शोहर को नहीं बताया था, वरना वो आदमी तो कभी भी रिपोर्ट दर्ज ना करवाने देता। ये बात तो वो भी जानता था कि 3 दिन से मेरा शोहर घर नहीं आया, लेकिन उसने आकर ना ही मुझसे कुछ पूछा और ना ही मेरे शोहर के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब मैंने सारी मालूमात पुलिस वालों को दी तो उन्होंने हमेशा की तरह वादा कर लिया कि वो मेरे शोहर को तलाश करेंगे। लेकिन पुलिस वालों के वादे की सच्चाई क्या है, ये तो मैं अच्छे तरीके से जानती थी। इस वाक्य को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन मेरे शोहर का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। उसने ये भी नहीं बताया कि वो किस कंपनी में नौकरी करता है। मैं वहीं से जाकर कुछ पूछ लेती। आखिर तंग आकर मैंने जाकर मालकी मकान से बात की। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे शोहर को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा। मैं तो नहीं जानती थी कि मालकी मकान काम क्या करता है, ना ही मुझे इस चीज में कोई दिलचस्पी थी। मैं बस एक ही दुआ कर रही थी कि मेरा शोहर जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो और वापिस आ जाए, क्योंकि इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा वो ही रह गया था। पिछले साल ही मेरे बाप का इंतकाल हो गया था। अब उस घर में तो सौतेली माँ ने मुझे दाखिल होने नहीं देना था। वक्त गुजरने के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात जब मैं कमरे में सो रही थी, अचानक निचले पोर्शन में बहुत ज्यादा आवाजें आना शुरू हो गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी और फिर वो मालके मकान और उसकी बीवी को पकड़ कर ले जा रहे थे। इससे पहले कि मैं पीछे हटकर कमरे में जाती, एक एहलकार की नजर मुझ पर पड़ गई। वो मुझे भी उनके साथ पुलिस स्टेशन ले गए। मैंने शोर डाला कि मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे किस जुर्म में पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हो। लेकिन पुलिस वाले कहाँ किसकी बात सुनते हैं। मुझे तो लगा शायद मेरे शोहर वाले मामले में मुझे लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर सच्चाई मालूम होने पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां जाकर मालूम हुआ कि मेरा मालकी मकान कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो तो एक गुंडा था। मैंने साफ लफ्जों में बताया कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो इनकी किराएदार हूँ। मुझसे पुलिस ने मेरे शोहर के बारे में पूछा। मैंने उनको बता दिया कि मैंने तो पहले ही आप लोगों के पास अपने शोहर की अदम मौजूदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है। पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ की तो मालके मकान ने ये बात मान ली कि मेरे शोहर को उसने ही गायब करवाया है। फिर उसकी बताई हुई जगह से मेरे शोहर को बाजियाब करवा लिया गया। वो बहुत ही बुरी हालत में था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कोई भी बयान नहीं दे सकता था, जबकि मैं खुद उससे बहुत से सवाल करना चाहती थी। 3-4 दिनों बाद जब वो इस काबिल हुआ कि बात कर सके, क्योंकि मार मार कर उसका हशर बिगाड़ दिया गया था, उसका दिमाग भी जगह पर नहीं था। जब वो होश में आया तो उसने खुद पुलिस को बयान दिया कि वो अपने शहर में काम कर रहा था। वहां एक होटल पर मेरे शोहर की उस आदमी से मुलाकात हुई। उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे शहर आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा काम दिलवाऊंगा। मैंने उस वक्त तो इनकार कर दिया, लेकिन उनकी दोस्ती चलती रही और मैं ये नहीं जानता था कि वो क्या काम करता है। लेकिन जब मेरे शोहर की नौकरी खत्म हुई तो हम यहाँ से उस शहर में आ गए। उस अजनबी दोस्त ने हमें रहने के लिए मकान भी दे दिया। इस वजह से हम उसके साथ रहने लगे। उसने मेरे शोहर को काम पर भी लगवा दिया था। बहुत जल्द मेरे शोहर को मालूम हो गया कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता है उसमें कोई गैर कानूनी चीज तैयार की जा रही है। लेकिन जब ये बात मेरे शोहर को मालूम हुई, मालके मकान ने उसको धमकी दी कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और ना ही यहाँ से भागोगे, दूसरी सूरत में तुम्हारी बीवी को अगवा कर लिया जाएगा। अपनी इज्जत की खातिर मैं खामोश रहा। मैंने खामोशी का लिबादा भी इसलिए ओढ़े रखा कि उस घटिया आदमी के घर में रहना भी हमारी मजबूरी थी। वो जानबूझकर उसे इतनी कम तनख्वाह देते कि वो कहीं और ना जा सके। मैं जानता था कि उस घर में मेरी बीवी की इज्जत महफूज नहीं है,
लेकिन मैं ये भी जानता था कि जब तक उनकी बात मानता रहूंगा मेरी बीवी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं सबूत इकट्ठे करके पुलिस को सब बताने वाला था। शायद उन लोगों को इस बात की भनक लग गई है, इसलिए मालिक मकान ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरी बीवी को ये कह दिया कि मेरे शोहर के कहने पर वो ये गलत हरकत कर रहा है। जब मेरा शोहर नीचे मालिक मकान से जवाब तलबी करने गया कि मैंने तुम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया, फिर क्यों मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला, तब मालिक मकान और उसके गुंडे दोस्तों ने मुझे बेहोश कर दिया और तहखाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, लेकिन शायद मेरी जिंदगी थी कि पुलिस को उनके अड्डे की इत्तला मिल गई। पुलिस ने वहां छापा मारा, जिसके नतीजे में मैं भी छूट गया। पुलिस ने मेरे शोहर को भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा शोहर बेगुनाह था, इसलिए पुलिस ने हमें भी छोड़ दिया। हमारे पास जाए पनाह तो कोई नहीं थी, लेकिन उस मालिक मकान की बीवी ने हम दोनों को अपने ही घर रहने की दावत दी कि वो आदमी तो कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, आया भी तो मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि ये घर मेरे नाम है और उसने धोखे से मेरे साथ शादी की थी। ऐसा इंसान मेरा शोहर बनने के लायक नहीं है। हम लोग उस घर में इज्जत से रहने लगे। मालके मकान की बीवी बड़ी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखती थी, मैं भी उसे बड़ी बहनों की तरह इज्जत देती थी। पहले भी हमारा वक्त बहुत अच्छा ना सही, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं गुजर रहा था। गुर्बत के हाथों तंग आकर मेरे शोहर ने एक अजनबी आदमी पर अंधा एतबार कर लिया था, और यही हम दोनों की बर्बादी का सबब बना। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि कभी भी यूं राह चलते इंसान पर एतबार नहीं करना चाहिए। आजकल हालात बहुत खराब है, जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहे, ताकि आपको भी बाद में हमारी तरह पछताना ना पड़े।